यहीं पर आप सर्च करते हैं कि आपको एलटी का या फिर पीजीटी हिंदी का सिलेबस मिल जाए, तो ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। चाहे एचपीपीएससी लीजिए, इन्होंने भी पीजीटी हिंदी का सिलेबस नहीं डाला है, या फिर आज आप एचपीएसएससी हमीरपुर का बोर्ड लीजिए, इन दोनों ने ही इस सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। अगर जो मिलती है तो वो मिलती है कि जो एचपीपीएससी शिमला है, ये आपको देता है 80+20 का रेशो, अर्थात 80 नंबर का आपका स्वयं के सब्जेक्ट का आएगा और 20 नंबर का आएगा आपका एचपी जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके और साथ में करंट अफेयर। ठीक है, ये रहता है पीजीटी हिंदी का सिलेबस। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम एलटी कमीशन की बात करें तो एलटी कमीशन वालों ने भी ये सारी जानकारी नहीं दी है कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाए। इतना ये अवश्य बताया है कि जो 140 नंबर का आपका हिंदी प्लस हिंदी साहित्य आएगा, बाकी 60 नंबर का आपका जीके, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। तो देखिए 80 नंबर आपके जो पीजीटी हिंदी का पूछा जाता है, उसी प्रकार जो 140 नंबर का या फिर 140 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं आपके हिंदी साहित्य के, तो इसमें हिंदी की कितनी वेटेज है। अगर आप ढंग से इसी को करोगे तो आपको इधर उधर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर पीजीटी हिंदी की, तो देखिए जो 80 नंबर का आता है, अगर आप ढंग से हमारे साथ तैयारी करोगे तो आपके 70 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। मैं लिख कर देता हूँ, आपके 70 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर 70 में भी आप थोड़े घटा दीजिए तो उसमें आपके 65 बन जाते हैं, क्योंकि जो पीजीटी हिंदी है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं, आंख बंद करके नहीं करने होते हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आपने ढंग से करना होता है। ठीक है, अगर आपके 60 से 65 तक क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप सेफ जोन में होते हैं, आपको कॉल लेटर आता है और आपका इंटरव्यू इत्यादि होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम पीजीटी हिंदी के बारे में जान लेते हैं। अगर हम फिर अब बात करें एलटी कमीशन की, तो एलटी कमीशन में कमीशन इंटरव्यू तो नहीं लेता है कमीशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जिसके जितने ज़्यादा नंबर बनते हैं सीधे उनको कॉल लेटर आते हैं, थोड़ी पूरी जो फॉर्मेलिटी होती है वो कर लेते हैं। अगर देखिए जो 140 का जो हमारा हिंदी और हिंदी साहित्य पूछा जाता है, अगर कोई बंदा ढंग से 140 पर ही फोकस करेगा तो भाई 120 तो उसके हिंदी साहित्य के और हिंदी से आने ही आने हैं। थोड़ा पूरा वो और सब्जेक्ट से पढ़ लेगा, जैसे जीके वगैरह हो गया, 20 से क्वेश्चन वहाँ से खींच लेता है तो 140 उसके फिर बन जाते हैं। तो देखिए इतना वेटेज होता है हिंदी साहित्य का, तो इसलिए मैं आपके लिए कोर्स लाया हूँ, आप ढंग से यहाँ पर। आज का जो वीडियो है ये हमारा एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के कोर्स के अंतर्गत पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे और अपने कोर्स में किन किन अध्यायों को क्रमबद्ध तरीके से देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपको तथ्य बताऊंगा आपको इनको ध्यान से देखना है, और अगर स्वयं भी हो सके तो आप स्वयं भी इन टॉपिक्स को देखते रहना है। ठीक है ना। इसी के साथ आपको यहाँ पर भी ये भी अवगत करवा देता हूँ कि देखिए जितने भी मैं अपने YouTube चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ, आपको एक कॉपी बनानी है, स्पेशल एग्ज़ाम विवेचना नाम से लिखना है। उसमें जितने भी PYQ होते हैं उनको सॉल्व करके वहाँ पर आपने अपना एक बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार करना है। देखिए इससे एक तो आपका रिवीजन होता रहेगा और दूसरा आपका स्वयं का क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। आपको फिर कभी भी किसी और से क्वेश्चन बैंक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जो रही सही कसर हम अपने जो रात को मॉक टेस्ट होता है उससे भी कवर कर लेंगे, फिर आपके पास बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। यहाँ से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप इस बात को गांठ बांध दीजिए, बिल्कुल श्योरिटी से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपकी परीक्षा अवश्य क्रैक होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमने क्या क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। जो हमारा विषय सूची रहेगी या फिर जो हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे वो आपको बता देता हूँ अपने इस कोर्स के अंतर्गत एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए। यहाँ पर आपको ये भी अवगत करवा देता हूँ कि बहुत से बच्चे सिर्फ एलटी कमीशन ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कहीं पर आपको एलटी के साथ पीजीटी का भी करवाया जा रहा है तो उनकी तैयारी एक समान होती है, क्योंकि हिंदी साहित्य हर एक जगह एक समान होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए 2, 4 या 5, 10 क्वेश्चन बीच में जो ग्रामर के आगे वो थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, परंतु ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैं आपको अपने चैनल में जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ग्रामर्स के और बाकी महत्वपूर्ण वीडियो भी डालता रहता हूँ, वहाँ से आप इस कमी को पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए पिछले कल ही कोई एग्ज़ाम हुआ था HP सेक्रेटरी क्लर्क का, वहाँ पर मैंने आपको ग्रामर के वीडियो अपलोड करवा दिए थे, तो उनके भी आप नोट्स बनाते रहिए और जो भी आपकी कमी होगी वहाँ से पूरी हो। घबराना नहीं है कि एलटी कमीशन की तैयारी वाले क्या पीजीटी हिंदी का पढ़ सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं अब हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंतर्गत वो पढ़ेंगे भाषा से संबंधित। भाषा से संबंधित क्या क्या होगा, जैसे भाषा की परिभाषा हो गई, उत्पत्ति होगी,
विद्वानों के इस पे कथन होंगे, ठीक है। ये तो भाषा के बारे में हम देख लेंगे। इसी के साथ जो विश्व भाषाएं होगी, विश्व भाषाओं के अंतर्गत जो भारोपीय परिवार आता है, भारतीय आर्य परिवार आता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आती है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं होती है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा होती है, उनके बारे में ढंग से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ, हिंदी कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, हिंदी का अर्थ क्या होता है, इस चीज़ को हम ढंग से कवर करेंगे। इसी के साथ हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि जो लिपि क्या होती है, किस प्रकार से लिपि का विकास हुआ है, सर्वप्रथम लिपि किसे माना जाता है। इसी के साथ जो हिंदी की लिपि है वो कौन सी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो देवनागरी लिपि की विशेषताएं होती है उसको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि लिपि से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा तो वो रहेगा राजभाषा। देखिए राजभाषा हिंदी है, जो यहाँ से आपको अवश्य 2 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। अगर मैं बात करूँ LT कमीशन तो 2-3 यहाँ से अवश्य बनते हैं। जो PGT हिंदी है यहाँ पर परीक्षा में 2-1 प्रश्न अवश्य यहाँ से बनते हैं राजभाषा हिंदी से। तो बीच बीच में मैं आपको ग्रामर के वीडियोस भी देता रहूँगा, ताकि आप ग्रामर का भी रिविज़न कर सके, आपको कोई मुश्किल ना हो ग्रामर के क्वेश्चन अगर आएंगे तो, ठीक है ना। बाकी मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वीडियोस उपलब्ध कराता रहता हूँ, उन पर भी आपका अच्छा फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ कोर्स तक ही आपने सीमित नहीं रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन किसी दूसरी परीक्षा में पूछे गए हों वो हूबहू आपकी LT और PGT हिंदी की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम भाषा विज्ञान के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे ध्वनि विज्ञान क्या होता है, पद या रूप विज्ञान क्या होता है, वाक्य विज्ञान क्या होता है, अर्थ विज्ञान क्या होता है, ये सब हम अच्छी तरह से देखेंगे। फिर देखिए जो हिंदी साहित्य इतिहास है, इसका विकास कब से हुआ है, इसकी लेखन प्रणाली कौन कौन सी होती है, लेखन परंपरा क्या है, जो हिंदी साहित्य है इसका काल विभाजन क्या है, नामकरण क्या है, आदिकाल के लिए किस विद्वान ने क्या नामकरण दिया गया है, रीतिकाल के लिए क्या नामकरण दिया गया है, भक्तिकाल के लिए क्या नामकरण किया गया है, सारा कुछ हम देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से। अगर देखिए हम आदिकाल के बारे में बात करते हैं तो आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपभ्रंश भाषा या अपभ्रंश साहित्य हो गया, फिर सिद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, फागु साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, रासो साहित्य। ये भी देखेंगे कि जो लौकिक साहित्य क्या होता है, इसका वर्णन कहाँ कहाँ पर किया गया है, सर्वप्रथम लौकिक साहित्य की कौन कौन सी पुस्तकें मिलती हैं, इसको भी हम ढंग से देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आदिकाल है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात जो भक्तिकाल की रूपरेखा रहेगी, हम इसे किस प्रकार से कवर करेंगे वो बता देता हूँ। देखिए जो भक्तिकाल है आपको पता ही होगा, ये 4 भागों में विभक्त है। कौन कौन से? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, इसके पश्चात हो गया प्रेम मार्गी काव्यधारा, फिर हो गया राम भक्ति काव्यधारा, फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। इन चारों ही धाराओं के बारे में हम अच्छी तरह से खोजबीन करेंगे। बहुत से तथ्य मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। और जो ये भक्तिकाल का पोर्शन रहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। यहाँ से आपको सीधे 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर इसे कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अगर हम NTA नेट की बात करते हैं, फिर PGT हिंदी की बात करते हैं, या फिर HP सेट की बात करते हैं, भक्तिकाल से वहाँ पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। ज़्यादातर प्रश्न बनेंगे आपके निर्गुण काव्यधारा से, ठीक है, जिसके प्रवर्तक कबीर को माना जाता है। इसके पश्चात अगर आगे जो महत्वपूर्ण रहेगा तो वो रीतिकाल रहेगा। रीतिकाल में उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, 2 या 3 बनते हैं, परंतु हम इसे भी अच्छी तरह से कवर करेंगे। पता ही होगा आपको कि जो रीतिकाल है ये 3 भागों में विभक्त है। और वो कौन कौन से भाग है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। जो यहाँ पर रीतिबद्ध है यहाँ से कम प्रश्न बनते हैं, परंतु रीतिसिद्ध जो बिहारी दास का है यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। बिहारी दास बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ जो रीतिमुक्त काव्यधारा आ गई ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से देखिए घनानंद हो गए, आलम हो गए, द्विजदेव हो गए, ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते ही हैं। रीतिकाल के अंतर्गत जो आपको तीन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि मैं बताऊँगा आपको। तो एक तो होंगे यहाँ पर देखिए बिहारी दास, दूसरे घनानंद, और तीसरे जो होंगे वो केशव दास माने जाएंगे। ये 3 आपको आने ही आने हैं। यहाँ से आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और मैं आपको स्वयं पढ़ाऊँगा इन तीनों टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर आपका रीतिकाल कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे जो हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल काफ़ी ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए
जो आधुनिक काल है ये इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका भारतेंदु युग और छायावाद। ये दो काल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। छायावाद मोस्टली मैं कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा है। जो भक्ति काल और छायावाद एक ही बराबर की टक्कर एक दूसरे को देते हैं। जितने क्वेश्चन भक्ति काल से पूछे जाएंगे लगभग उतने ही क्वेश्चन छायावाद से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम ढंग से देखेंगे। देखिए आधुनिक काल के अंतर्गत पहले तो हम पढ़ेंगे भारतेंदु काल को, इसके पश्चात पढ़ेंगे हम द्विवेदी काल को, फिर छायावाद आ गया, फिर छायावादोत्तर काल आ गया, फिर प्रगतिवाद आ गया, फिर प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद से भी काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर इसके पश्चात नई कविता आ जाएगी, उसको भी देख लेंगे। साठोत्तरी कविता आ जाएगी, नवगीत आगे, हिंदी गज़ल, दलित कविता इत्यादि जो भी बनते हैं इसको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। आपके समक्ष ही सारे प्रमाण होंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। इसके पश्चात देखिए हमारा आएगा गद्य साहित्य। गद्य साहित्य को भी हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। पहले देखेंगे नाटक को, नाटक के पश्चात उपन्यास को देखेंगे, उपन्यास के पश्चात कहानी को देखेंगे, कहानी के पश्चात जो हमारी अन्य विधा होंगी, निबंध हो गया, आलोचना हो गई, इसको भी देखेंगे। इसके पश्चात हमारी जो आत्मकथा आता है इसको देख लेंगे, जीवनी को देख लेंगे, यात्रा साहित्य देख लेंगे, रेखाचित्र देख लेंगे, संस्मरण देख लेंगे, गद्य काव्य देख लेंगे, रिपोर्टाज देख लेंगे, पत्र साहित्य देख लेंगे, इंटरव्यू देख लेंगे। ये सारी हमारी गद्य विधा के अंतर्गत आती है। यहाँ से भी बेहद ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। खासकर बात करें नाटक और उपन्यास और कहानी से। धीरे धीरे देखो पहले ऐसा होता था कि जो आपकी आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, रेखाचित्र हो गया, संस्मरण हो गया, यहाँ से कम प्रश्न देखने को मिलते थे। इस जो पूरा ये कथित गद्य होता है, आत्मकथा हो गई, रेखाचित्र हो गए, जीवनी हो गई, संस्मरण हो गए, यहाँ से बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते थे। परंतु धीरे धीरे परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, अब यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको इनको भी मैं ढंग से करवाऊँगा। जैसे कि जो देखिए सुबह में आपको 8 बजे वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, उसके पश्चात आपको PDF भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको 2-3 पुस्तकों की PDF मर्ज करके दे दूँगा ताकि आप एक दूसरे को एनालाइज करके पढ़ सकें। ठीक है, इसके पश्चात रात 8 बजे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट में मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आप पहले तो आपने मॉक टेस्ट देना है, फिर जो भी आपको प्रश्न वहाँ पर लगते हैं कि मुझे नहीं आते हैं वो नोट करने हैं एक कॉपी में, जो भी आपने एग्ज़ाम विवेचना चैनल करके बनाई होगी वहाँ पर आपने नोट करने हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका लगातार का शेड्यूल स्थापित होना है। इसके पश्चात देखिए हम पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता के बारे में। जो हिंदी पत्रकारिता है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है वर्तमान के समय में। यहाँ से भी बेहद ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं हिंदी पत्रकारिता से। इसके अंदर जो हिंदी पत्रकारिता में दलित पत्रिकाओं को भी देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनने लगे हैं अब। फिर आएगा आपका पुरस्कार और सम्मान। विश्व हिंदी सम्मेलन कब कब हुए हैं, इसके पश्चात प्रमुख रचनाकारों के उपनाम और उपाधियाँ कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण सभाएं और संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनके संस्थापक कौन कौन से हैं। इसके पश्चात जो रहता है मेन वो होगा काव्य शास्त्र। जो काव्य शास्त्र है इसके अंतर्गत देखेंगे हम भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को। ठीक है, ये भी आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, आपको इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के बारे में। जो ये टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम देखेंगे संस्कृत काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और फिर आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र। यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। इनको भी मैंने आपको अच्छी तरीके से करवाया है। ठीक है, जब आप हमारे साथ बनोगे और देखोगे अंत में आपको कितना फ़ायदा हुआ है हमारे साथ जुड़ के। देखिए जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं, काव्य लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या होते हैं। फिर रस संप्रदाय के बारे में भी देखेंगे, अलंकार परिचय करवाएंगे आपके साथ, छंद के बारे में बताएंगे। अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करते हैं प्लेटो को देखेंगे, हम अरस्तु को देखेंगे, लोजाइनस को देखेंगे, वर्ड्सवर्थ को देखेंगे, कॉलरिज, क्रोचे, इलियट, रिचर्ड्स, नई कविता, विविधवाद, जो भी बनता है वो सब मैं आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से करवाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है, मुझे यहाँ पर पूर्ण आशा है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप उन सभी से भलीभांति परिचित हो गए। यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। मुझे पूर्ण आशा है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप इन सब पर अमल करेंगे और जो जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा उन पर भी अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, अब आपको 2-4 चीज़ें और मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए
जो ये रहा हमारा इंट्रो क्लास। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, थोड़ी सी अपनी जानकारी भी मैंने आपको दे दी, ठीक है। इसी के साथ वीडियो के अंत में मैं सीधे आपको दे दूंगा एक LT कमीशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या फिर वीडियो दे दूंगा। इसी प्रकार PGT हिंदी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर वीडियो, इन दोनों की मैं उपलब्ध करवाऊंगा आपको। फिर आपने अच्छी तरह से एनालाइज करना है कि किस पोर्शन से कितने वीडियो पहले बने हैं और कितने आगे बनने की संभावना है। एक प्रकार से आपको यहाँ पर इसका एक सिलेबस भी उपलब्ध